जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अंत्योदय एकेडमी में। यहाँ पर हम दिन 4 के मध्य प्रदेश इतिहास से संबंधित डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ के प्रश्नों का डिस्कशन देखने वाले हैं। साथियों, यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं 3 मार्कर प्रश्नों से। साथियों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि थोड़ा सा फ़ायदा इससे हमें भी हो जाता है। साथियों, प्रारंभ करते हैं 3 मार्कर प्रश्नों से। पहला प्रश्न है खजुराहो। खजुराहो के आपको कोई भी 3 महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर लिखने हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि यह मध्य प्रदेश का प्रमुख विश्व धरोहर ऐतिहासिक स्थल है। चंदेल राजवंशों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, यह उनकी राजधानी था, और इसमें हिंदू और जैन धर्म के स्मारक यहाँ पर मिलते हैं, और साथ ही में कुल 85 मंदिर यहाँ पर हैं। ये खजुराहो में आप यहाँ पर लिख सकते थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न था भीमा नायक। भीमा नायक के बारे में भी हमें कोई प्रमुख 3 पॉइंट यहाँ पर लिखने थे। साथियों, वहाँ पर आपको पॉइंट के हिसाब से ही चलना है, क्योंकि लाइनें तो 2-3 ही आएंगी, तो इस हिसाब से आपको वहाँ पर पॉइंट डालकर अपने उत्तर को जस्टिफाई करना है, ताकि सामने वाले को लगे कि आपने 3 पॉइंट लिखे हैं तो 3 नंबर आप डिजर्व करते हैं। तो भीमा नायक की बात करते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्हें योगदान दिया था। भील जाति से संबंधित थे और मालवा निर्माण से इन्हें नायक किया था, और अंग्रेजों द्वारा इन्हें देशद्रोह का मुकदमा चलाकर अंडमान जेल भेज दिया गया था। इस तरह से आप इसे भीमा नायक को यहाँ से लिख सकते थे। अगला प्रश्न है बम्बुलिया। बम्बुलिया बुंदेलखंड का प्रमुख लोकगीत है। इसे लमटेरा भी कहा जाता है, और शिव पार्वती की भक्ति वाले भजन इसमें होते हैं। साथ ही में प्रश्नोत्तर शैली में बम्बुलिया लोकगीत को गाया जाता है। इस तरह से आप बम्बुलिया को यहाँ पर लिख सकते थे। अब बात करते हैं मामूलिया की। मामूलिया मालवा का प्रमुख उत्सव है, जो अविवाहित युवतियों द्वारा मनाया जाता है, प्रायः पितृपक्ष में। इसमें दीवार पर गोबर और फूल की पत्ती से चित्रकारी की जाती है, और संजय माई के गीत गाए जाते हैं। साथ ही में यह बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में भी प्रचलित है। ये मामूलिया होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है महिष्मती। महिष्मती तो आपने सुना होगा। यह दक्षिणी अवंतिका जो महाजनपद थी, उसकी राजधानी थी महिष्मती। इसका महाभारत एवं मेघदूत में उल्लेख मिलता है। वर्तमान में महेश्वर नगर महिष्मती का ही वर्तमान नाम है। इसकी स्थापना मही एतम है वंश के शासक थे, उनने की थी। तो इस तरह से आप महिष्मती को लिख सकते थे। साथियों, 3 मार्कर प्रश्न हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। साथियों, यह जिसके हम डिस्कशन कर रहे हैं, यह डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ है, जिसका शुल्क 50 दिनों के लिए केवल 399 रुपीज़ है। यदि आप चाहें तो MPPSC मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 1399 रुपये में उपलब्ध है। चलिए चर्चा करते हैं 5th मार्कर प्रश्नों की। 5th मार्कर प्रश्नों में पहला प्रश्न था अवंती महाजनपद पर टिप्पणी लिखना थी। बात करते हैं अवंती महाजनपद की। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है, जिनमें अवंती से जनपद मध्य प्रदेश का मालवा से संबंधित थी। इसका मतलब है कि जो 16 महाजनपदें थीं, जिनका उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है, उनमें मध्य प्रदेश में एक मालवा में अवंती महाजनपद हुआ करती थी। ये हमने उसका स्थान बता दिया। अब बात करते हैं कि वर्तमान मध्य प्रदेश में उज्जैन का उल्लेख महाजनपद काल में अवंतिका नाम से हुआ है, जिसकी 2 राजधानियाँ थीं। पहली थी उत्तरी उज्जैनी और दूसरी थी दक्षिणी माहेश्वती, जिसका उल्लेख महाभारत और मेघदूत आदि ग्रंथों में भी मिलता है। है राजाओं और सहस्त्रार्जुन ने यहाँ पर शासन किया है। बुद्ध के समय अवंती बड़ा राज्य बन गया था, जहाँ प्रद्योतों ने शासन किया था। कालांतर में वत्स ने इन्हें मगध में मिला लिया। बिंदुसार और अशोक के समय अवंती साम्राज्य का प्रधान मध्यवर्ती प्रांत था, जिसकी राजधानी उज्जैनी में मगध का प्रांतीय शासक रहता था। यहाँ पर ही आपने अशोक पढ़ा होगा, तो यही था अशोक। अब अंतिम में मालव यहाँ पर आकर बस गए, और तब से यहाँ का क्षेत्र मालवा के नाम से जाना जाने लगा। इसी रूप में ऐतिहासिक रूप में अवंती 16 महाजनपदों में एक प्रमुख महाजनपद रही है। इस तरह से आप इसे लिख सकते थे। इसके पॉइंट्स को और छांटकर आप और सॉर्ट कर सकते हैं साथियों इसके उत्तर को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है राजा भोज के समय कला एवं विद्या। लगभग 1000 ईसा पूर्व मालवा जिस क्षेत्र में राजा भोज शासन किया करते थे, जो परमार वंश के प्रमुख शासक थे, राजा भोज द्वारा धार के सरस्वती मंदिर में प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय की स्थापना कराई। वहाँ पर बागदेवी की प्रतिमा भी लगवाई गई। यह कला की बात में हम चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने भोपाल में भोजशाल नाम से झील का निर्माण करवाया था। यह स्वयं महान विद्वान एवं कला प्रेमी थे। इनके द्वारा
जो रचनाएं की गई हैं उन ग्रंथों के उनके नाम यहाँ पर लिख देंगे। सम्रांगण सूत्र हो गया, सरस्वती कंठाभरण हो गया, सिद्धांत संग्रह, योग वृत्ति, विद्या विनोद आदि इनके द्वारा रचे गए साहित्य थे। राजा भोज के शासनकाल में धार नगरी कला एवं विद्या का महत्वपूर्ण केंद्र थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजा भोज के समय विद्या को काफ़ी महत्व दिया गया था और उनकी कला प्रेमी प्रवृत्ति के कारण ही इतिहास, कला और विज्ञान के लिए उनका समय प्रसिद्ध है। इस तरह से ये हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। झंडा सत्याग्रह पर हमें चर्चा करनी है। झंडा सत्याग्रह साथियों 1923 में हुआ था। स्थान जबलपुर था। असहयोग आंदोलन के दौरान जबलपुर में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा झंडे के अपमान के विरोध में इसे प्रारंभ किया गया था। ये था झंडा सत्याग्रह। प्रमुख व्यक्ति पंडित सुंदरलाल, नाथूराम मोदी, नरसिंह दास अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह चौहान। इनके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जमुनालाल बजाज के नेतृत्व में झंडा आंदोलन चलाने का फैसला लिया गया था, जिसका केंद्र नागपुर को बनाया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। पुलिस ने इन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तथा पंडित सुंदरलाल पर मुकदमा चलाया गया और 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद प्रेमचंद, सीताराम जाधव, टोडरमल आदि नेताओं ने टाउन हॉल पर झंडा फहराया और यहीं से झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन के समय भारत में जगह जगह पर झंडा को लेकर प्रदर्शन और जुलूस निकाले गए, जिनमें से प्रमुख व्यक्तित्व शामिल हुए थे जो झंडे के अपमान के विरोध में आए थे। इस तरह से झंडा सत्याग्रह को आप यहाँ पर लिख सकते थे। यहाँ पर हमने स्थान बताया, कब प्रारंभ हो गया, नेतृत्व किसने किया, क्या क्या घटनाएं की गई, तो ये सब हमने यहाँ पर इसका डिस्कस कर दिया है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कर रहा है। साथियों, यदि इस सीरीज़ से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप बढ़िया तरीके से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। केवल 50 दिनों में पूरा सिलेबस कराया जा रहा है, केवल 399 के शुल्क में। चलिए अब चर्चा करते हैं 11 मार्कर क्वेश्चन की। पहला प्रश्न था कि मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के बारे में बताइए। तो यहाँ पर हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, जो पर्यटन में अपना विशेष स्थान रखता है। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, जैसे ऐतिहासिक, प्राकृतिक, वन्य प्राणी पर्यटन, धार्मिक आदि क्षेत्र में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भैया ऐतिहासिक रूप से कौन कौन से प्रमुख गुफाएं हैं, जैसे भीमबेटका है, उदयगिरी है, भृतहरि, मृगेंद्रनाथ, बाघ की गुफाएं, मांडा की गुफाएं, पचमढ़ी की गुफाएं, आजमगढ़ की गुफाएं आदि। ये हो गई गुफाओं की बात। किलों की या दुर्गों की बात करें तो ग्वालियर का दुर्ग, धार का किला, असीरगढ़ का किला, चंदेरी का किला, गिन्नौरगढ़ का किला, रायसेन दुर्ग, ओरछा दुर्ग, मंदसौर का किला, नरवर का किला, बांधवगढ़ का किला, अजयगढ़ का किला आदि यहाँ पर ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल हैं। प्रमुख महलों की बात करें, जो महल रहने के लिए बनाए जाते थे, गुजरी महल, जयविलास महल, मोती महल, रानी रूपमती महल, असरफी, हिंडोला, जहाज महल, दाई का महल, मोती महल, नौखंडा, अटेर का किला आदि। अब ऐतिहासिक कुछ समाधियों के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे तानसेन की समाधि, मोहम्मद गौस का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो ग्वालियर में है, मुमताज़ बेगम की कब्र बुरहानपुर, होशंग शाह का मकबरा, बेजू बाबरा की समाधि, चंदेरी आदि। ये आप यहाँ पर लिख सकते थे समाधि स्थल। साथियों, यदि आप चाहें तो शॉर्ट में इनका डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, यदि आपके पास समय और स्पेस दोनों रहे तब की स्थिति में। चूँकि मध्य प्रदेश का इतिहास पाषाण काल से रहा है, तो यहाँ के प्रमुख नगर वर्तमान समय तक पर्यटन की दृष्टि से परिपूर्ण हो गए हैं, जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो खजुराहो, अमरकंटक, पचमढ़ी, मांडू, सांची, उज्जैन, चित्रकूट, शिवपुरी, बांधवगढ़, विदिशा, ओमकारेश्वर और महेश्वर, भोजपुर और भोपाल आदि हैं। अतः मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध राज्य है, जिनमें प्राकृतिक पर्यटन से लेकर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों की भरमार है। इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 22 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया है। यह पर्यटन प्रोत्साहन करने के लिए सहायता करेगा। इस तरह से आप इसे लिखकर समाप्त कर सकते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न था, मालवा संस्कृति की चर्चा करना था। साथियों, जो चर्चा करने वाले प्रश्न रहते हैं, ये थोड़ी सी डिमांड करते हैं कि आप यहाँ पर थ्योरेटिकल लिखें। तो आप चाहें तो यदि पॉइंट में आपके पास डाटा हो तो पॉइंट में लिखें, नहीं तो थ्योरी में भी चल जाता है। मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति समृद्धि एवं सुख से भरपूर क्षेत्र माना जाता है। देश मालवा गहन गंभीर डगडग रोटी पग पग नीर जैसी उक्ति लोक जीवन में प्रचलित है। जीवन की यही विशिष्टताएं मालवा के इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य आदि में प्रतिबिंबित होती है। भाषाई और सांस्कृतिक दृष्टि से मालवा में मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, मंदसौर, धार का पूर्वी भाग, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़ आदि मालवी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ की लोक संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर
प्रमुख लोकगीत भरथरी गायन, निर्गुणी गायन, संजा गीत, हीड़ गायन, बरसाती और भी पर्व संबंधी गायन यहाँ के प्रसिद्ध हैं। यहाँ के लोक नृत्यों की बात करें तो मटकी नृत्य, आड़ा खड़ा, रजवाड़ी नाच और गणगौर पूजा आदि प्रसिद्ध हैं। यहाँ के प्रमुख लोक नाट्यों की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा माच प्रसिद्ध है। मालवा की लोक चित्रकला, यहाँ दो प्रकार की लोक चित्रकलाएँ की परंपरा है। पहली जो पर्व त्योहारों में घर की महिलाएं व्रत अनुष्ठान के साथ दीवारों पर बनाती हैं, और दूसरी जो व्यावसायिक रूप से विकसित हो गई हैं चित्रकलाएं वो, इनमें संजा और चित्रावण प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करें मालवा की पहचान, उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर, सांदीपनी आश्रम, सिंहस्थ मेला, विद्वान कालिदास और बराह मेहर मंदसौर, पशुपतिनाथ आदि की संस्कृति के यहाँ के द्योतक हैं। मालवा संस्कृति के महत्व की बात करें तो यह भाषा की समानता के अतिरिक्त खान पान, जीवन शैली, सांस्कृतिक एकरूपता, मालवा की लोक संस्कृति, जल विज्ञान, प्रकृति को समझने के लिए संभवतः यहाँ पर सटीक अनुमान है, परंतु सांस्कृतिक रूप से उसकी स्पष्ट रेखा खींचना संभव नहीं है। अतः मालवा के क्षेत्र से हमें सांस्कृतिक विरासत प्राप्त हुई है जो अनंत काल तक हमारे पास उपस्थित रहेगी। तो साथियों, इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकती थे संस्कृति में। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।